So hey guys, welcome back to Ignite Chemistry. This is Vivek and today we're going to discussing about a new chapter that is amine. So let's get started. तो अमीन जो होता है ये एक अमोनिया का डेरिवेटिव होता है। जैसे तुम्हें पता है अमोनिया NH3, तो एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे, एक अल्काइल ग्रुप को ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा RNH2। तो इसको बोलेंगे प्राइमरी अमीन। तो प्राइमरी क्यों है? एक ही मिथाइल ग्रुप, एक ही कार्बन NH2 के साथ अटैच्ड है, या ऐसे बोल सकते हैं एक ही हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एक अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है, इसीलिए इसको बोलेंगे प्राइमरी। तो इसी तरह और एक अल्काइल ग्रुप में ऐड करूंगा और एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करूंगा। नाइट्रोजन का जो हाइड्रोजन है एक रिप्लेस होके एक अल्काइल ग्रुप अटैच होगा, आर डैश ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा आर NH आर डैश। तो उसको बोलेंगे सेकेंडरी अमीन। अभी सेकेंडरी अमीन को फिर से मैं अगर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एक अल्काइल ग्रुप को अटैच करूंगा, तो ये हो जाएगा आर एन आर डैश। इसको डबल एस लेते हैं, तो ये हो जाएगा आर डबल डैश। तो ये जो अमीन बना इसको बोलेंगे टॉर्सियरी अमीन। तो अमीन जनरली थ्री टाइप्स में होता है, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन एंड टर्शियरी अमीन। इसको कैसे पहचानेंगे? अगर दो हाइड्रोजन है नाइट्रोजन के साथ तो प्राइमरी, एक ही हाइड्रोजन है तो सेकेंडरी, अगर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है नाइट्रोजन के साथ तो वो टॉर्सियरी अमीन बोला जाता है। और एक टाइप का अमीन होता है जिसको बोलते हैं अमोनियम सॉल्ट, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। तो नाइट्रोजन वहां पर फोर हाइड्रोजन के साथ अटैच होता है, सॉरी, फोर अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच होता है। तो इसको आर डैश, ये डबल डैश, ये ट्रिपल डैश, ये, तो ये हो गया क्वाटरनरी। यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज होता है और ये पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज रहता है। तो इसको सॉल्ट बोला जाता है क्योंकि ये एक पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कंटेन करता है, ठीक है। और यहाँ पर ये फोर्थ बॉन्ड, जनरली नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है? तीन ही बॉन्ड बनाता है, लेकिन ये फोर्थ बॉन्ड कहाँ से आया? नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर रहता है और उस लोन पेयर को उसने यूज कर लिया बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, तो ये हो गया क्वाटरनरी सॉल्ट, ठीक है। तो जनरली हम थ्री टाइप के अमीन के बारे में ये चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसका देखते हैं स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर देखेंगे तो अमोनिया का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पर एक लोन पेयर। तो नाइट्रोजन यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइज किया है और यहाँ पर एक लोन पेयर के साथ अटैच्ड है, ये एक लोन पेयर। और एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके अगर हम एक अल्काइल ग्रुप अटैच करेंगे तो ये हो जाएगा अमीन, प्राइमरी अमीन। तो ये बिल्कुल अमीन की तरह ही दिखता है, ठीक है। मतलब सॉरी, ये बिल्कुल, तो ये बिल्कुल पूरा अमोनिया की तरह ही दिखता है। तो इसका स्ट्रक्चर सेम ही है, मतलब इसका स्ट्रक्चर बोलेंगे अमोनिया एंड अमीन का स्ट्रक्चर सेम ही है, दैट इज पिरामिडल, पिरामिडल शेप है। एंड हाइब्रिडाइजेशन लोन पेयर बिल्कुल सेम है, जितना हाइड्रोजन को हटा के एक अल्काइल ग्रुप रखेंगे तो ये हो जाएगा सेकेंडरी टर्शियरी अमीन, ठीक है। तो ये हो गया उसका स्ट्रक्चर। तो उसके बाद देखेंगे उसका नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर में अमीन जो होता है NH2 ग्रुप कंटेन करता है। तो ये जो जनरली हम प्राइमरी देखेंगे पहले, अमीन NH2 ग्रुप कंटेन करता है, तो इसका सफिक्स होता है अमीन। अमीन का सफिक्स अमीन ही है एंड उसका प्रीफिक्स जो है ये है हमारा अमीनो। प्रीफिक्स है हमारा अमीनो, ओके। तो पहले कंपाउंड होता है CH3NH2, इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम होगा मिथाइल या मीथानामीन, मीथानामीन।
तो ये जो नोमेनक्लेचर का एक बेसिक रूल होता है, पहले होता है प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। तो ये बेसिक रूल है कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर के लिए। अगर बेसिक रूल के बारे में तुम्हें पता नहीं है, मैं यहाँ पर वीडियो में एक लिंक दे दूंगा, वहां से जाके तुम वो वाला रूल सीख सकते हो। मैंने पूरा वीडियो बनाया है कि नोमेनक्लेचर कैसे होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ठीक है, वहां से जाके ठीक से देख लेना। ये नोमेनक्लेचर, ऑर्गेनिक में नोमेनक्लेचर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि कंपाउंड का नेम ही याद नहीं रहेगा तो तुम्हें रिएक्शन पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो पहले कंपाउंड को अच्छे से कैसे नेमिंग किया जाता है वो सीख लो। अगर CH3 CH2 अटैच करेंगे तो ये हो जाएगा इथानामीन। ठीक है, तो इसी तरह अगर बेंजीन रिंग में अटैच्ड होगा NH2 तो उसको क्या बोला जाएगा? इसका नाम है एनिलीन। ये कॉमन नेम है, एंड ये कॉमन नेम को हम आईपीएसी नेम की तरह यूज करते हैं। ठीक है, तो अनिलीन होगा अगर बेंजीन रिंग के साथ NH2 अटैच होता है। तो इसी तरह सेकेंडरी अमीन को कैसे नेमिंग करेंगे? लेट अस कंसीडर यहाँ पर CH3 NH CH3 है, तो दो मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, तो नेमिंग कैसे होगा? एक मिथाइल ग्रुप को हम कंसीडर करेंगे एज द मेन चेन एंड दूसरे को कंसीडर करेंगे एज द साइड चेन। तो एक हो जाएगा N, साइड चेन का मतलब प्रीफिक्स में नेमिंग होगा N मिथाइल, एक ही कार्बन है तो मिथानामीन। ठीक है, एन मिथाइल मतलब एक मिथाइल ग्रुप साइड चेन की तरह अटैच्ड है नाइट्रोजन के साथ, एंड एक कार्बन मेन चेन में है। तो इसी तरह और एक कंपाउंड लेते हैं CH3 CH2 CH2 NH CH3। तो यहाँ पर तुम्हें दिख रहा है एक बड़ा कार्बन चेन है और एक छोटा कार्बन चेन है। तो जो छोटा पार्ट है उसको लेंगे साइड चेन के हिसाब से, और जो बड़ा चेन है उसको लेंगे हमें मेन चेन की तरह। तो ये हो जाएगा N मिथाइल, ये CH3 अटैच है, इसका नाम हो जाएगा मिथाइल। तो चेन में कितना कार्बन है? 3, तो प्रोप, तो प्रोपान हो जाएगा अमीन, तो उसका नेम हो गया एन मिथाइल प्रोपाना अमीन। ओके, तो उसके बाद सेकेंडरी अमीन का नेमिंग देखेंगे। सॉरी, ये सेकेंडरी अमीन हो गया, टर्शियरी अमीन का नेमिंग देखेंगे। CH3 CH2 N CH3 CH3। तो देखो ये वाला छोटा छोटा चेन है, छोटा छोटा कार्बन पार्ट है, और यहाँ पर एक दो कार्बन अटैच्ड है। तो जो ज्यादा कार्बन जिसका चेन में रहेगा उसको लेंगे मेन चेन, और ये दोनों हो जाएगा साइड चेन। तो इसको हम लिख सकते हैं N N डाई मिथाइल, दो ही मिथाइल ग्रुप है, दो ही नाइट्रोजन के साथ अटैच है, तो N N डाई मिथाइल इथानामीन। ठीक है, तो ये हो जाएगा उसका नोमेनक्लेचर। तो तुमने नोमेनक्लेचर सीख लिया, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन को हम कैसे नोमेनक्लेचर में लिखते हैं। ठीक है, तो उसके बाद देखेंगे उसका प्रिपरेशन। प्रिपरेशन अमीन का बहुत ही सिंपल है, सारे प्रिपरेशन में ऑलमोस्ट रिडक्शन ही होता है। तो तुम्हें पहले देखना पड़ेगा रिडक्शन एक्चुअली किस टाइप का रिएजेंट बनाते हैं, रिडक्शन किस टाइप का रिएजेंट करते हैं, और वो रिड्यूस जब होता है तो कैसे अमीन फॉर्मेशन होता है। तो पहले हम देखेंगे फ्रॉम नाइट्रो कंपाउंड। तो नाइट्रो कंपाउंड मतलब RNO2, और ले सकते हैं ArNO2, मतलब अल्काइल नाइट्रो ग्रुप नहीं ले सकते हैं, नहीं तो अराइल नाइट्रो ग्रुप ले सकते हैं। तो दोनों का सेम ही टाइप का रिएक्शन होगा, RNH2 सॉरी NO2 और ArNO2। इसको हम डिफरेंट वे में रिड्यूस कर सकते हैं। पहले हम रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे हाइड्रोजन विथ पैलेडियम। तो ये वाला रिड्यूसिंग एजेंट हम बहुत टाइम से यूज करके आ रहे हैं, हालो अल्केन में भी यूज किए थे, अल्कोहल फिनोल ईथर में भी यूज किए, अल्डिहाइड कीटोन में भी यूज किए। तो ये क्या करता है? ये बनाता है RNH2 बनाएगा। ठीक है,
तो यहाँ से जो ऑक्सीजन है वो पूरा रिप्लेस हो जाएगा हाइड्रोजन के थ्रू और यहाँ पर दो हाइड्रोजन अटैच होगा, तो इसलिए रिडक्शन बोलते हैं क्योंकि ऑक्सीजन रिप्लेस होकर हाइड्रोजन वहां पर बैठ जाता है। ठीक है, और एक रिड्यूसिंग एजेंट है एसएन प्लस HCl। तो टीन प्लस HCl ये भी रिड्यूसिंग एजेंट तरह यूज होता है, तो ये भी हमारा ऑक्सीजन को रिप्लेस करके यहाँ हाइड्रोजन बट यहाँ पर अटैच करता है, तो ये हो जाएगा RNH2 और ArNH2। जब मैं ArNH2 बोलता हूं तो उसका मतलब है एनिलीन। तो ये वे ले सकते हैं, आइदर मिथाइल ग्रुप के साथ NO2 अटैच्ड है, नहीं तो बेंजीन रिंग के साथ NO2 अटैच्ड है। समझ में आ रहा है? तो और एक रिड्यूसिंग एजेंट देखेंगे, आयरन प्लस HCl। ये भी एक रिड्यूसिंग एजेंट है। जनरली ये जो टीन एंड HCl एंड आयरन एंड HCl जनरली हमारे नाइट्रो ग्रुप को रिड्यूस करते हैं, तो ये वाला जो पार्ट होता है ये रिड्यूसिंग एजेंट है। ये तीनों ही रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है ये? रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये क्या करते हैं, जो ऑक्सीजन होता है उसको रिप्लेस करके वहां पर हाइड्रोजन अटैच करते हैं। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारा RNH2, नहीं तो ये हो जाएगा ArNH2। तो अगर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि CH3 CH2NO2 यहाँ पर है। अगर यहाँ पर हम उसको देंगे, ऐसे क्वेश्चन आया होगा SN प्लस HCl, तो क्या मिलेगा? यहाँ पर SnHCl का मतलब है ये रिड्यूसिंग एजेंट है, तो यहाँ से ऑक्सीजन निकल जाएगा, वहां पर दो हाइड्रोजन रखेंगे, तो ये हो जाएगा CH3 CH2NH2। तो इसका नाम हो जाएगा इथाना अमीन। समझ में आ रहा है? तो इसका नाम है नाइट्रो इथेन। अभी जिसको नेमिंग के बारे में पता नहीं होगा तो वो बोलेगा कि नाइट्रो ग्रुप पहले हमने क्यों लिखा। नाइट्रो ग्रुप इसीलिए लिखा गया कि नाइट्रो ग्रुप हर वक्त एक प्रीफिक्स होता है, वो कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता। फंक्शनल ग्रुप सफिक्स की तरह नेमिंग किया जाता है, लेकिन जो NO2 है वो हर वक्त प्रीफिक्स है, इसीलिए उसका नाम पहले आता है। ठीक है, लेकिन अमीन हमारा एक फंक्शनल ग्रुप है, इसीलिए उसका नाम लास्ट में आता है। ये है उसके बीच में डिफरेंस। सेकेंड जो प्रिपरेशन करेंगे, एमोनोलिसिस। एमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो अल्काइल हैलाइड RX, यहां पर हम ले सकते हैं CH3 CH2Cl। अगर यहां पर हम उसको अमोनिया के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा? तो देखो, अमोनिया कुछ ऐसे लिख सकता हूं HNH2। तो यहां पर जो क्लोरीन है, इसका जो हाइड्रोजन है ये कंबाइन होके HCl हो जाएंगे। ठीक है, तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा? CH3 CH2NH2। तो ये हो गया हमारा प्राइमरी अमीन। इसका नाम तुम लिख सकते हो इथानामीन। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इसको फिर से अगर हम C2H5Cl देंगे तो और एक हाइड्रोजन यहां से रिप्लेस होके क्लोरीन के साथ, तो ये अटैच हो जाएगा। तो CH3 CH2 को हम लिख सकते हैं C2H5NH C2H5। तो मतलब एक हाइड्रोजन रिप्लेस होके हमें C2H5 अटैच हो गया, तो यहाँ पर HCl रिप्लेस हुआ है, मतलब HCl फॉर्म हुआ है, तो इसको बोलेंगे सेकेंडरी अमीन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? N इथाइल इथानामीन। तो फिर से अगर हम यहां पर उसको C2H5Cl देते हैं, फिर यहां पर जो हाइड्रोजन है ये इसको रिप्लेस करके हो जाएगा C2H5N C2H5 मतलब सारे हाइड्रोजन रिप्लेस होके वहां पर C2H5 अटैच हो गया। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे टॉर्सियरी अमीन। और इसका नेमिंग कैसे होगा? इसका नेमिंग हो जाएगा N, डाई इथाइल इथानामीन। तो ये जो रिएक्शन अभी भी कंटिन्यू होगा, C2H5Cl फिर से देंगे, तो यहाँ पर जो लोन पेयर है, मैंने बताया था कि टॉर्सियरी अमीन अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करके क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट देता है, तो ये हो जाएगा नाइट्रोजन C2H5
C2H5, C2H5, C2H5। तो यहाँ पर नाइट्रोजन 4 बॉन्ड किया है, तो यहाँ पर क्या रहेगा पॉजिटिव चार्ज। और ये बॉन्ड कैसे किया, ये बॉन्ड उसने अपना लोन पेयर यूज करके बनाया, तो इसीलिए यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन के ऊपर अटैच होता है। तो इसीलिए इस मॉलिक्यूल को हम बोल सकते हैं कैटायन। इसको बैलेंस करने के लिए ये क्लोरीन, यहाँ पर जो क्लोरीन है यहाँ पर HCl नहीं निकलेगा, ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो ये HCl तो नहीं निकलेगा, तो ये क्लोरीन किसको बैलेंस करेगा, नाइट्रोजन को बैलेंस करके ऐसे रहेगा। तो इसको बोलेंगे क्वाटरनरी सॉल्ट, क्वाटरनरी की सॉल्ट, ठीक है। तो क्वाटरनरी मतलब 4 डिग्री, समझ में आ रहा है। तो ये हो गया अमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो तुम्हें क्या समझ में आया, अगर हम अल्काइल हैलाइड को अमोनिया के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये रिएक्शन एक चेन प्रोसेस होता है, मतलब कंटिन्यूअसली चलता है तब तक जब तक नाइट्रोजन के साथ अटैच हुआ पूरा हाइड्रोजन रिप्लेस होके अल्काइल ग्रुप अटैच ना हो जाए, ठीक है। तो रिएक्शन कंप्लीटली चलता रहता है जब तक हम क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट ना आए। तो ये समझ में आ रहा है। तो कोई भी डाउट है डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में तुम बता सकते हो। थर्ड रिएक्शन हम देखेंगे, रिडक्शन ऑफ नाइट्रल। नाइट्रल का मतलब तुम्हें पता है आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन, और इसको बोलते हैं आर सी एन, सिंपली ऐसे भी लिखते हैं। तो आर सी ट्रिपल बॉन्ड और एन नाइट्रल होता है, उसको सियानाइड ग्रुप भी बोलते हैं, ठीक है। तो ले लेते हैं एक CH3 सी ट्रिपल बॉन्ड एन। इसको कैसे रिड्यूस करेंगे, वैसे ही रिड्यूस करेंगे, हाइड्रोजन पैलेडियम अभी हमने यूज किया था। तो यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन पैलेडियम यूज करेंगे तो तुम्हारा जो ट्रिपल बॉन्ड है वो 2 बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन अटैच होगा, नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच होगा, तो हमें एक कंपाउंड मिलेगा CH3 CH2 NH2, ठीक है। तो ये हो जाएगा इथाना अमीन, समझ में आ रहा है। तो ये कार्बन नाइट्रोजन के बीच जो ट्रिपल बॉन्ड है वो टूट के सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। अगर यहां पर हम सोडियम अमालगम के साथ इथानॉल देंगे तो भी ये वाला रिएक्शन बनेगा CH3 CH2 NH2, यहां पर भी वही इथानामीन फॉर्म होगा। अगर हम यहाँ पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड देंगे तो भी हमें CH3 CH2 NH2 मिलेगा। तो ये जो हमने तीनों यूज किया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम मर्क्यूरी अमालगम इन इथानॉल एंड हाइड्रोजन इन पैलेडियम, ये तीनों ही रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है ये, रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या करते हैं, ये बेसिकली कार्बन नाइट्रोजन के बीच में जो ट्रिपल बॉन्ड है उसको तोड़ के डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। 2 हाइड्रोजन कार्बन के पास, 2 हाइड्रोजन नाइट्रोजन के पास, बस इतना ही बैठा दो तो तुम्हारा रिएक्शन कंप्लीटेड। समझ में आ रहा है, बहुत सिंपल सा रिएक्शन है, तुम्हें आसान से समझ में आ जाएगा। तो देखेंगे फोर्थ वाला रिएक्शन, रिडक्शन ऑफ अमाइड। तो अमाइड क्या होता है, अमाइड होता है RCONH2, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं RC डबल बॉन्ड ONH2। तो उसके एग्जाम्पल लेके बनाते हैं CH3 C डबल बॉन्ड ONH2। हाँ, लास्ट जो रिएक्शन हमने किया, ये इसका बेनिफिट क्या होता है, इसका एक बेनिफिट होता है कि अगर हमें एक कार्बन चेन में एक कार्बन एक्स्ट्रा ऐड करना है तो हम नाइट्रिल के साथ रिएक्शन करेंगे। जैसे कि देखो, हमें RX दिया गया है, लेकिन यहां पर फॉर्म करना है RCH2 NH2, ठीक है। तो देखो, यहां पर हमने एक अल्काइल ग्रुप है, लेकिन ये अल्काइल ग्रुप के साथ एक कार्बन आ गया, तभी एक कार्बन कैसे ऐड करेंगे, तो पहले यहां पर KCN दे देंगे। तो KCN से क्या बन जाएगा, RCN। RCN को हम क्या करेंगे, रिडक्शन कराएंगे हाइड्रोजन पैलेडियम के साथ, तो हमें बन जाएगा RCH2CN। तो एक अल्काइल ग्रुप के अंदर, एक कार्बन चेन के अंदर एक एक्स्ट्रा कार्बन ऐड करने के लिए हम नाइट्रिल को यूज कर सकते हैं। तो सियानाइड का एक बेनिफिट होता है
कि ये कार्बन चेन के अंदर एक एक्स्ट्रा कार्बन ऐड करेंगे तो नाइट्रिल थ्रू में रिएक्शन करेंगे तो वो कार्बन ऐड हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर अमाइड को रिड्यूस करेंगे। कैसे रिड्यूस करेंगे? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, उसके साथ हाइड्रोलिसिस। तो फर्स्ट स्टेप में हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड देंगे, सेकेंड स्टेप में वाटर हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो ये वाला पार्ट पूरा कंप्लीटली रिमूव हो जाएगा। तो क्या बनेगा? CH3 CH2 NH2। तो कार्बोनाइल ग्रुप, ये जो ग्रुप था कार्बोनाइल ग्रुप C डबल बॉन्ड O, उसको रिप्लेस करके हम अल्काइल ग्रुप बना देंगे। मतलब ये हाइड्रोजन के पास दो हाइड्रोजन, सॉरी, ये ऑक्सीजन के पास दो हाइड्रोजन, ये कार्बन के पास दो हाइड्रोजन बैठेगा, और ये जो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड था वो कंप्लीटली ब्रेक होके वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है? तो ये हमारा प्राइमरी अमीन बन गया, इसका नाम है इथाना। फिफ्थ रिएक्शन देखेंगे, गैब्रियल पाथालीमाइड सिंथेसिस। देखो ये गैब्रियल पाथालीमाइड क्या होता है? पाथालीमाइड मतलब बेंजीन रिंग में C डबल बॉन्ड O NH, C डबल बॉन्ड O NH। तो ये जो कंपाउंड बना इसको बोलते हैं पाथालीमाइड। तो पाथालीमाइड को क्या देंगे? पहले देंगे अल्कोहलिक KOH। तो अल्कोहलिक KOH देने से क्या होगा? ये हाइड्रोजन को ये OH ले लेगा, आज वाटर रिमूव हो जाएगा एंड K वहां पर बैठ जाएगा। मतलब ये हाइड्रोजन के जगह में कौन बैठेगा? हमारा पोटेशियम। तो ये बनेगा कुछ ऐसा कंपाउंड, C डबल बॉन्ड O, N के ऊपर रहेगा प्लस, K माइनस, C डबल बॉन्ड O। तो ये हो जाएगा पोटेशियम पाथालीमाइड। ठीक है? अभी इसको क्या करेंगे? अल्काइल हाइलाइड देंगे, जैसे कि CH3Cl हो गया। तो CH3Cl से जो क्लोरीन, इसको मैं थोड़ा ऐसे लिखता हूं, ClCH3। तो यहां पर क्या होगा कि ये जो पोटेशियम है इसका जो क्लोरीन है ये कंबाइन होकर रिप्लेस हो जाएंगे KCl के थ्रू। तो अटैच्ड कौन होगा रिंग में? तो रिंग में अटैच्ड होगा हमारा C डबल बॉन्ड O N, C डबल बॉन्ड O CH3। तो ये हो जाएगा हमारा ग्रुप। अभी क्या करेंगे? इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड दे देंगे इन एक्वियस मीडियम। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इन एक्वियस मीडियम से क्या होगा? ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ये दोनों नाइट्रोजन के साथ जो बॉन्ड है दोनों ब्रेक हो जाएगा। यहां पर O Na एंड इसके साइड में H, यहां पर O Na, इसके साइड में H अटैच्ड होगा। तो हमें कंपाउंड क्या मिलेगा? कंपाउंड मिलेगा CH3NH2 प्लस, ये मिलेगा बेंजीन रिंग के साथ COO माइनस Na प्लस, COO माइनस Na प्लस। तो इसका नाम है सोडियम सॉल्ट ऑफ पाथालिक एसिड, सोडियम पाथालेट। ठीक है? और ये हो जाएगा हमारा प्राइमरी अमीन। तो यही तो चाहिए था हमें, प्राइमरी अमीन प्रिपेयर हम कर रहे हैं। तो इतना बड़ा रिएक्शन है लेकिन इतना छोटा सा प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है? ये हर वक्त बच्चों में एक कंप्लेन रहता है कि सर हम इतना बड़ा कंपाउंड लिए इतना छोटा कंपाउंड पाने के लिए। हाँ, कभी कभी ऐसे रिएक्शन होता है केमिस्ट्री में जहां पर छोटे कंपाउंड के लिए बहुत बड़ा बड़ा कंपाउंड यूज होता है। तो ये उस टाइप का एक रिएक्शन है। पाथालीमाइड से हम बनाएंगे प्राइमरी अमीन। तो प्राइमरी अमीन हमारा एक मेन सोर्स, मतलब मेन प्रोडक्ट होगा इस रिएक्शन के लिए। ठीक है? तो सिक्स रिएक्शन देखेंगे, होपमैन ब्रोमोमाइड। यहाँ पर एक अमाइड लेते हैं आर, C डबल बॉन्ड O NH2, उसके साथ ब्रोमीन, उसके साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड या हम ले सकते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कोई भी बेस लेंगे। तो ये वाला रिएक्शन करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? RNH2। मतलब यहाँ पर जो कार्बोनिल ग्रुप था वो चला जाएगा और हमें क्या देगा? सोडियम
कार्बोनेट प्लस HBr प्लस वाटर, तो ये हमें प्रोडक्ट मिलेगा। तो यहाँ पर हम 4 सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे, 2 वाटर मिलेगा, 2 HBr मिलेगा एंड सोडियम कार्बोनेट मिलेगा। तो ये हो गया हमारा हुफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। इसका इंपॉर्टेंस क्या है ये रिएक्शन का, कि रिएक्शन का ये इंपॉर्टेंस है कि यहाँ पर जो कार्बोनिल ग्रुप है, मतलब हमें अगर एक रिंग से, मतलब एक कार्बोनिल ग्रुप से उसको हटाना है, तो कार्बन चेन को छोटा करना है, तो हम ये वाला रिएक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारा पूरा प्रिपरेशन कंप्लीट होता है। तो हम इसके बाद देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में अमीन का कोई कलर नहीं होता, तो अगर उसका कलर देखेंगे इट इज कलरलेस। बट जो अनिलीन होता है, एरोमेटिक अमीन होता है, वो कलर शो करता है। क्यों? क्योंकि वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एक ऑक्साइड बना देता है जिसका कलर येलो कलर होता है। ठीक है, तो एनिलीन कलर इन प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड। फिर उसके बाद उसका बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे। तो बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है कि अगर हम अमीन को कंपेयर करें, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्शियरी अमीन, तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है प्राइमरी अमीन का। प्राइमरी अमीन इज ग्रेटर बॉइलिंग पॉइंट देन सेकेंडरी अमीन, ग्रेटर बॉइलिंग पॉइंट देन टर्शियरी अमीन। तो अगर मॉलिक्यूलर मास सेम होगा, जैसे कि इसको हम कंपेयर करेंगे CH3 CH2 CH2 NH2, ये प्राइमरी अमीन हो गया। CH3 CH2 NH CH3, ये सेकेंडरी हो गया। CH3 N CH3 CH3। अगर ये तीनों को कंपेयर करेंगे तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहेगा? सबसे ज्यादा रहेगा प्राइमरी का, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद टर्शियरी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि नाइट्रोजन के पास यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होता है लेकिन लेस अमाउंट में, क्योंकि यहाँ पर एक ही हाइड्रोजन है और उसके साथ 2 अल्काइल ग्रुप हो गया, ब्रांचिंग यहाँ पर हो रहा है, लेकिन नो हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर, नो H बॉन्ड। ठीक है, तो नो H बॉन्ड, यहाँ पर कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता है। तो अगर हम देखेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन का, प्राइमरी का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा होता है प्राइमरी में, उसके बाद सेकेंडरी में, और टर्शियरी में कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं हो पाता, इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम रहता है। इफ वी कंपेयर अमीन विथ अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्डिहाइड एंड कीटोन, तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का। कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद अल्कोहल, उसके बाद अमीन, उसके बाद अल्डिहाइड एंड कीटोन। क्यों ऐसा होता है? अगर कार्बोक्सिलिक एसिड में देखें तो 2 ऑक्सीजन एटम होता है COOH, तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज्यादा होता है। फिर उसके बाद अल्कोहल में OH ग्रुप रहता है एंड अमीन में NH2 रहता है। तो अगर अल्कोहल को अमीन का कंपेयर करें तो ऑक्सीजन यहाँ पर ज्यादा पोलर होता है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन से ऑक्सीजन ज्यादा पोलर होता है, तो इसीलिए ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छे होता है अल्कोहल में, सबसे अच्छे होता है अल्कोहल में अगर अमीन को कंपेयर करें तो। ठीक है, तो इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड का सबसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग होता है, इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है, फिर अल्कोहल का, फिर अमीन का, फिर अल्डिहाइड कीटोन। अल्डिहाइड कीटोन में कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता, यहाँ पर होता है डाइपोल डाइपोल, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। ओके, तो ये हो गया हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो सॉल्युबिलिटी देखेंगे। सॉल्युबिलिटी में देखें तो अमीन्स आर सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, तो ये वाटर सॉल्युबल होता है। तो सबसे ज्यादा सॉल्युबल कौन रहेगा? प्राइमरी अमीन, सबसे ज्यादा सॉल्युबल रहेगा प्राइमरी, उसके बाद सेकेंडरी,
उसके बाद टॉस सीरियम, ठीक है? और सॉल्युबिलिटी उतना बढ़ेगा जब जितना कार्बन चेन छोटा रहेगा, सॉल्युबिलिटी उतना ज़्यादा रहेगा। अगर कार्बन चेन जि धीरे-धीरे बढ़ेगा, तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा? डिक्रीज़ करेगा। तो यहाँ पर एक पॉइंट ये लिख सकते हो, सॉल्युबिलिटी decreases with increasing alkyl group, ठीक है? तो ये हो गया उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज। अल्काइल ग्रुप रहेगा तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगा, क्योंकि जो अल्काइल ग्रुप होता है ये क्या होता है? हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक पार्ट जितना ज्यादा होगा, सॉल्युबिलिटी उतना डिक्रीज होगा, ठीक है? तो उसके बाद हम देखेंगे उसका केमिकल प्रॉपर्टीज। तो हेडिंग दो, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब अमीन कैसे रिएक्ट करता है। तो पहले अमीन को स्ट्रक्चर का अगर हम अच्छे से स्टडी करेंगे, तो NH2 ये होता है हमारा प्राइमरी अमीन। तो यहाँ पर नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होता है, तो बॉन्ड पोलर होता है। तो अगर हम अमीन की बात करेंगे, अमीन इज हाईली रिएक्टिव, ये ज्यादा रिएक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि एक पॉइंट होता है ड्यू टू पोलर बॉन्ड बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन एटम। सेकेंड पॉइंट होता है नाइट्रोजन एटम कंटेन ए लोन पेयर। तो ये दो वजह होता है जिसके वजह से अमीन ज्यादा रिएक्टिव होता है। कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच में, सॉरी, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होता है, तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच में जो पोलरिटी वो ज्यादा होता है। एंड नाइट्रोजन एटम एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है, अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है, जिसको हम लोन पेयर बोलते हैं। तो इसके वजह से भी इसका रिएक्टिविटी ज्यादा रहता है। जैसे हमको पता है कि कोई भी कंपाउंड अगर हम लोन पेयर कंटेन करेगा तो कैसे बिहेव करेगा एज ए बेस। तो यहां पर हम बोल सकते हैं अमीन acts as base as well as न्यूक्लियोफाइल। तो अमीन कैसा बिहेव करता है? बेस की तरह बिहेव करता है, एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव भी करता है। तो ये बेस एंड न्यूक्लियोफाइल में क्या डिफरेंस है? क्या कुछ डिफरेंस है? हाँ, मतलब छोटा सा डिफरेंस है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट वाला डिफरेंस। मतलब बेस तभी होगा कि नाइट्रोजन अपना लोन पेयर यूज करके कोई हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा या प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है? लेकिन हम उसको न्यूक्लियोफाइल तब बोलेंगे जब उसका वो लोन पेयर यूज करके वो कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ठीक है? अगर कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है लोन पेयर को यूज करके, तो हम उसको बोलेंगे न्यूक्लियोफाइल। अगर कार्बन को ना यूज करके एक हाइड्रोजन या प्रोटॉन प्रोटॉन को वो एक्सेप्ट करेगा, तभी हम बोलेंगे बेस। तो हम बोल सकते हैं amines आर बेसिक इन नेचर। तो कोई भी कंपाउंड का बेसिसिटी जानने के लिए हम एक वैल्यू यूज करते हैं जिसको बोलते हैं पीकेबी। तो पीकेबी का मतलब होता है पावर ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस। तो ये पावर ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस कैसे इंडिकेट करता है कि पीके का वैल्यू जितना पीकेबी का वैल्यू जितना ज्यादा होगा, बेसिसिटी उतना कम होगा। पीकेबी का वैल्यू जितना कम हो रहेगा, बेसिसिटी उतना ज्यादा रहेगा। तो ये जो पीकेबी है वैल्यू increases with decreasing basicity। तो एक कंपाउंड या अमीन जितना ज्यादा बेसिक होगा, पीके वैल्यू उसका
कम रहेगा। तो पीके कैसे हम निकालते हैं? पीकेबी इज इक्वल टू माइनस लॉग केबी। तो केबी को हम बोलते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस। तो ये डिसोसिएशन कांस्टेंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? लेट अस कंसीडर ए प्राइमरी अमीन RNH2। अगर हम उसको वाटर में डिसोसिएट करेंगे तो ये क्या देगा? ये देगा RNH3 प्लस प्लस OH माइनस। ठीक है, तो वाटर में अमीन डिसोसिएट होके हो जाएगा RNH3 प्लस एंड OH माइनस। तो इसके लिए हम अगर डिसोसिएशन कांस्टेंट कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट RNH3 प्लस OH माइनस डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ RNH2 कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। तो हमें पता है वाटर यहाँ पर क्या क्या लिया है हमने? सॉल्वेंट लिया है। तो वाटर सॉल्वेंट लिया है तो उसका कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगा, तो इसको हम एक कांस्टेंट की तरह यूज करेंगे। तो K इंटू H2O इस साइड में ले आएंगे तो ये हो जाएगा RNH3 प्लस OH माइनस डिवाइड बाय RNH2। ठीक है, तो अभी जो K इंटू H2 उसका जो मल्टीप्लीकेशन होता है उसको बोलते हैं KB। तो KB इक्वल टू हो गया RNH3 प्लस OH माइनस अपॉन RNH2। तो ये हो गया हमारा KB। तो KB किसके ऊपर डिपेंड करता है? कंसंट्रेशन ऑफ NH3 प्लस, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस एंड कंसंट्रेशन ऑफ अमीन। ये तीनों के ऊपर डिपेंड करता है KB। ठीक है, तो KB का वैल्यू, हाँ ये बात याद रखो, KB का वैल्यू जितना ज्यादा होगा बेसिसिटी उतना ज्यादा होगा। KB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी या बेसिक स्ट्रेंथ। KB का वैल्यू जितना ज्यादा होगा बेसिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होगा। तो समझ में आ गया? तो इतना तो पता चल गया कि अमीन एक बेस है। ठीक है, लेकिन अगर हम कंपेयर करेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन को, कौन उसमें ज्यादा बेसिक होगा? देखो, प्राइमरी अमीन पहले हम कंपेयर करते हैं अमोनिया विथ CH3NH2। ये हो गया हमारा अमोनिया, ये हो गया हमारा मिथाइल अमीन। तो यहां पर दोनों में कौन ज्यादा बेसिक रहेगा? मिथाइल अमीन इज मोर बेसिक देन, सॉरी यहां पर NH2 होगा, तो प्राइमरी अमीन। देन उसको अगर कंपेयर करेंगे सेकेंडरी अमीन, secondary amine is more basic than primary amine, and if we compare tertiary amine, then it is more basic than secondary amine। लेकिन ये सारे अमीन किस स्टेट में होना चाहिए? गैसियस स्टेट। अगर ये गैसियस स्टेट में है तभी ये वाला ऑर्डर काम करेगा। मतलब सबसे ज्यादा रहेगा टर्शियरी अमीन, ज्यादा बेसिक रहेगा टर्शियरी अमीन, उसके बाद सेकेंडरी अमीन, उसके बाद प्राइमरी अमीन, और सबसे लिस्ट में रहेगा अमोनिया। ठीक है, तो ऐसा क्यों है? क्योंकि यहां पर हमारे पास क्या है? मिथाइल ग्रुप है। तो मिथाइल ग्रुप क्या करते हैं? ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं। जब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं कि नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है उसका डेंसिटी बढ़ जाता है, मतलब नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा रहता है, तो नाइट्रोजन इजिली डोनेट कर सकता है, तो उसका डोनेटिंग पावर बढ़ जाता है जब मिथाइल ग्रुप उसके साथ अटैच होंगे। लेकिन जब मिथाइल ग्रुप धीरे धीरे कम रहेगा तो इसी तरह उसका जो डोनेटिंग पावर भी धीरे धीरे कम होता जाएगा। ठीक है, लेकिन ये वाला जो ऑर्डर है ये सिर्फ गैसियस स्टेट के लिए वैलिड है। अगर वही अमीन को, प्राइमरी, सेकेंड एंड टर्शियरी अमीन को अगर हम एक्वस सॉल्यूशन में रख दें तो उसका जो ऑर्डर होगा पूरा कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। तो यहां पर एक पॉइंट लिख दो, विथ इंक्रीजिंग alkyl group, that is Clausius effect, basic
strength of amine increases. तो अगर अल्काइल ग्रुप बढ़ेगा तो अमीन का बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। लेकिन गैसेस ये गैसेस के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर हम उसको एक्वस सॉल्यूशन के लेंगे लेंगे तो क्या हो जाएगा? तो एक्वस सॉल्यूशन में कुछ ऑर्डर ऐसा होता है, सबसे लीस्ट में रहता है तो अमोनिया, उससे ज्यादा बेसिक रहता है टॉर्शियरी CH3 सॉरी यहाँ पर NH नहीं रहेगा। फिर उसके बाद होता है प्राइमरी CH3NH2 और सबसे ज्यादा बेसिक होता है CH3NHCH3। तो यहाँ पर देखेंगे जो सेकेंडरी है वो सबसे ज्यादा बेसिक है, उसके बाद प्राइमरी, उसके बाद हमारा टॉर्शियरी, उसके बाद अमोनिया। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पर सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट काम नहीं करता, यहाँ पर और भी सारा इफेक्ट काम करता है, जैसे कि हो गया स्टेरिक हिंड्रेंस। तो यहाँ पर जो मिथाइल ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप वाटर के साथ क्या करेगा? एक टाइप का स्टेरिक हिंड्रेंस करेगा। एक्वस सॉल्यूशन में जब रहेगा तो ये एक टाइप का स्टेरिक हिंड्रेंस शो करेगा। तो इसीलिए कोई भी मतलब प्रोटॉन कैन नॉट इजीली कम टू दी नाइट्रोजन एटम। एक प्रोटॉन नाइट्रोजन के साथ इजीली डोनेशन नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर क्या होगा? स्टेरिक हिंड्रेंस एज कंपेयर टू टॉर्शियरी कम रहेगा, इसीलिए यहाँ पर ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ देखने को मिलेगा। ये वाला जो ऑर्डर है इट इज फॉर एक्वस सॉल्यूशन। लेकिन ये जो ऑर्डर है ये कोई मतलब यूनिवर्सल ऑर्डर नहीं है कि हर वक्त टॉर्शियरी लास्ट में आएगा या टॉर्शियरी लास्ट में आएगा, उसके बाद प्राइमरी रहेगा, उसके बाद सेकेंडरी। ये जो ऑर्डर है ये भी चेंज होता रहता है कंपेयर कंपाउंड टू कंपाउंड। जैसे कि यहाँ पर मिथाइल अटैच्ड है, अगर मिथाइल का जगह में इथाइल हो जाएगा C2H5, मतलब यहाँ पर हम मिथाइल ग्रुप सारे अटैच किए हैं, अगर C2H5 अटैच होगा तो ये वाला ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो पहले आएगा हमारा प्राइमरी C2H5NH2, उसके बाद रहेगा पहले आएगा C2H5NH2, उसके बाद रहेगा टॉर्शियरी CH3 C2H5 N, उसके बाद रहेगा C2H5NH तो पहले क्या था? टॉर्शियरी इज लेस देन प्राइमरी लेस देन सेकेंडरी, लेकिन यहाँ पर ऑर्डर में थोड़ा चेंजेस हो गया। क्या हो गया? अभी हो गया प्राइमरी लेस देन टॉर्शियरी लेस देन सेकेंडरी। तो हर वक्त हमें सेकेंडरी का ऑर्डर सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, लेकिन प्राइमरी एंड टॉर्शियरी के बीच में थोड़ा चेंजेस होता रहता है अगर हम डिफरेंट कंपाउंड लेते हैं या डिफरेंट अल्काइल ग्रुप लेते हैं। ये वाला कंडीशन भी फॉर एक्वस सॉल्यूशन। लेकिन यहाँ पर क्या है? अगर हम इथाइल ग्रुप लेंगे, C2H5 ग्रुप लेंगे, तो यहाँ पर भी ये वाला ऑर्डर हमको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर कंफ्यूजन होते हैं बच्चे। हर मतलब ये वाला जो इफेक्ट है ये सिर्फ क्या होता है? ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। तो ये स्टेरिक हिंड्रेंस होता क्या है कि अगर एक्वस सॉल्यूशन में अमीन रहता है तो उसके पास जो कंपाउंड आता है इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, बेसिकली अमीन क्या करता है? एक बेस है तो इलेक्ट्रॉन वो देगा। अगर इलेक्ट्रॉन देगा कोई तो आएगा लेने के लिए। जो आता है उसके सराउंडिंग में जो ग्रुप रहते हैं, मतलब डोनेटिंग ग्रुप जो होता है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, उसके सराउंडिंग में जो ग्रुप ग्रुप रहते हैं उसको इजीली उसके पास आने के लिए नहीं देते ड्यू टू स्टेरिक फैक्टर। तो यहाँ पर रिपल्शन होता है उनके वजह से, जो बल्कि ग्रुप उसके सराउंडिंग में रहता है। तो इसीलिए ये वाला स्टेरिक वाला फैक्टर वहां यहाँ पर रोल प्ले करता है उसका बेसिसिटी को चेंज करने के लिए। तो ये वाला ऑर्डर याद रखना। जो हमारा गैसियस सॉल्यूशन है, गैसियस अमीन होता है, उसके लिए होता है सिंपल सा ऑर्डर है, सबसे ज्यादा होगा टॉर्शियरी का, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी। लेकिन जब एक्वस में आ जाता है तो वहां पर एक और इफेक्ट काम करता है
वो है स्टेरिक हिंड्रेंस। तो इसीलिए सबसे ज्यादा होता है सेकेंडरी, ठीक है। उसके बाद प्राइमरी कब होता है, जब हम मिथाइल ग्रुप लेंगे। लेकिन टर्शियरी कब होगा, जब हम इथाइल ग्रुप लेंगे। उसके बाद इसी तरह ऑर्डर देखा जाएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया अभी। उसके बाद देखेंगे अमोनिया को, अगर हम जैसे कि ये हो गया एनिलीन, ये भी एक बेस है। अगर हम उसको एसिड दे देंगे HCl, तो ये क्या करेगा, ये एक एनिलीनियम सॉल्ट बनाएगा। क्या बनाएगा, NH3 प्लस Cl माइनस, उसको बोलेंगे एनिलीनियम क्लोराइड। तो बेसिकली ये सॉल्ट है। तो अमोनिया क्या है, एक बेस है, एंड अनिलीन एक बेस है, HCl एक एसिड है। तो ये वाला लोन पेयर ये हाइड्रोजन को देगा, H3O प्लस बनाएगा एंड Cl माइनस उसको बैलेंस करेगा। ये कंपाउंड बोलते हैं एनिलीनियम क्लोराइड। अगर हम एनिलीन को प्राइमरी अमीन से कंपेयर करेंगे, RNH2 एंड ये हो गया हमारा एनिलीन, इसको CH3 ले लेते हैं। ये हो गया हमारा मिथाइल अमीन, मिथानामीन, ये हो गया हमारा एनिलीन। तो तुम्हें क्या लगता है, अगर इन दोनों में कंपेयर करें तो कौन ज्यादा बेसिक होगा। देखो, बेसिक स्ट्रेंथ डिपेंड करता है कि अनिलीन या NH2 ग्रुप में किस टाइप का ग्रुप अटैच्ड है, या वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो यहाँ पर हमें ये तो पता है कि जो मिथाइल ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो इसका मतलब नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ता है, तो इसकी वजह से वो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। लेकिन जब एनिलीन में हम बेंजीन रिंग ऐड करेंगे, तो ये बेंजीन रिंग कुछ नेगेटिव इफेक्ट दिखाता है। क्या दिखाता है, -R इफेक्ट। ये -R इफेक्ट क्या होता है कि रिजोनेंस के थ्रू बेंजीन रिंग नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है उसको ले आता है। तो इसीलिए ये नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर था वो अभी अवेलेबल नहीं होता डोनेट करने के लिए, ठीक है। अगर नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर अवेलेबल नहीं होगा डोनेट करने के लिए, तो वो बेस की तरह बिहेव नहीं कर सकता। तो ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल नहीं दे सकता, लेकिन मिथाइल अमीन को कंपेयर करेंगे अनिलीन के साथ, तो डेफिनेटली अनिलीन का बेसिक स्ट्रेंथ कम रहेगा मिथाइल अमीन से, ठीक है। तो ये क्यों होता है, हम ये वाला पॉइंट लिखेंगे, aniline is less basic than primary amine और and ammonia। अगर हम अमोनिया के साथ भी कंपेयर करेंगे, तो अमोनिया से भी कम बेसिक रहेगा एनिलीन, क्योंकि अमोनिया के पास कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, लेकिन इसके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जिसकी वजह से इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बेंजीन रिंग which withdraw electron from NH2 group through resonance। ब्रैकेट में लिख सकते हो -R इफेक्ट। तो ये रिजोनेंस को हम बोल सकते हैं। और कंजुगेशन, कंजुगेशन कहां पर होता है, अल्टरनेटिव पोजीशन में डबल बॉन्ड या लोन पे रहेगा, तो वहां पर कंजुगेशन होता है। तो यहां पर कंजुगेशन होता है, तो इसीलिए अनिलीन होता है लेस बेसिक, ठीक है। तो ये हो गया। तो अगर हम देखेंगे उसका स्ट्रक्चर, जो अनिलीन का रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखेंगे, तो यहाँ पर ऐसे देख सकते हैं, ये NH2 है, यहाँ पर लोन पेयर, यहाँ पर ये वाला लोन पेयर यहाँ पर आएगा, ये वाला डबल बॉन्ड टूट के यहाँ पर आएगा, तो हमारा स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन जाएगा।
यहाँ पर हो जाएगा नेगेटिव, ये डबल बॉन्ड NH2 प्लस। तो यहाँ पर देखो कि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होना चाहिए था, तभी जाके वो इसके तरह बिहेव करेगा। लेकिन रेजोनेंस की वजह से यहाँ पर कोई डबल बॉन्ड नहीं है, सॉरी कोई लोन पेयर नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता अभी। ठीक है, अभी ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये यहाँ पर रोटेट करेगा। तो यहाँ पर रहेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गया, ये NH2 प्लस, फिर ये वाला यहाँ आएगा, ये वाला यहाँ आएगा, तो ये बनेगा। ठीक है, तो ये वाला यहाँ पर चला आएगा, ये वाला बॉन्ड फिर से ऊपर चला जाएगा। तो क्या चीज हमको देखने को मिला कि जो लोन पेयर था नाइट्रोजन के पास, अभी वो पार्टिसिपेट किया है पूरा बेंजीन रिंग का कंजुगेशन में, तो इसीलिए वहां पर नाइट्रोजन के पास कोई लोन पेयर अवेलेबल नहीं है देने के लिए, तो ये एज कंपेयर टू प्राइमरी अमीन अमोनिया से कम बेसिक होता है। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया। प्राइमरी अमीन अमोनिया एंड एनिलीन के बीच में सबसे लेस बेसिक होता है एनिलीन या एरोमेटिक अमीन, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो इफेक्ट ऑफ ग्रुप, इफेक्ट ऑफ साइड चेन। तो अगर हम साइड चेन देखेंगे, जैसे कि दो टाइप का ग्रुप बेसिकली होता है, एक है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, एक है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप OCH3, ये होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। CH3, C2H5, तो ये वाला ग्रुप क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करते हैं, तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या करते हैं, अमीन का इंक्रीज करते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप increases the basic strength, whereas electron withdrawing group जैसे कि NO2 ग्रुप, जैसे कि COOH ग्रुप, CHO ग्रुप, Cl, Br, ये वाला ग्रुप क्या करते हैं, डिक्रीज द बेसिक स्ट्रेंथ, डिक्रीजेस द बेसिक स्ट्रेंथ। तो बेसिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करने के लिए हेल्प करते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करते हैं, या बोल सकते हैं बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करते हैं अमीन में। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। तो उसके बाद उसका केमिकल रिएक्शन देखेंगे। तो फर्स्ट वाला रिएक्शन देखेंगे आसाइलेशन। ये आसाइलेशन क्या होता है, अगर प्राइमरी अमीन को हम रिएक्ट करेंगे इसके साथ, एसिड क्लोराइड के साथ, एसिड क्लोराइड होता है RC डबल बॉन्ड OCl, और हम रिएक्ट कर सकते हैं एसिड अनहाइड्राइड के साथ। एसिड क्लोराइड हो गया, उसके बाद हम रिएक्ट करेंगे एसिड अनहाइड्राइड, तो RC डबल बॉन्ड OC डबल बॉन्ड OR, ये होता है एसिड अनहाइड्राइड। थर्ड हम रिएक्ट कर सकते हैं ईस्टर के साथ। तो इन तीनों में कोई भी कंपाउंड लेंगे और उसको अमीन के साथ रिएक्ट करेंगे, तो उस टाइप का रिएक्शन को हम बोल सकते हैं आसाइलेशन। ठीक है, तो आसाइलेशन किसको बोलेंगे, अगर अमीन रिएक्ट करता है एसिड क्लोराइड के साथ, एसिड अनहाइड्राइड के साथ और ईस्टर के साथ, उस टाइप का रिएक्शन को बोलेंगे आसाइलेशन रिएक्शन। तो आसाइलेशन रिएक्शन में क्या फॉर्म होता है, तो देखते हैं RNH2। तो NH2 को मैं ऐसे लिख सकता हूं NH सिंगल बॉन्ड H, एंड एसिड क्लोराइड को मैं ऐसे लिख सकता हूं Cl C डबल बॉन्ड OR इन प्रेजेंस ऑफ pyridine। तो ये क्या होगा, यहां पर सिंपल सा रिएक्शन होगा, इसका हाइड्रोजन इसका क्लोरीन कंबाइन होके HCl दे देगा, तो यहां पर HCl रिमूव होगा, तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमको,
और जो बचा वो कंबाइन हो जाएंगे, RNH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O R प्लस HCl। तो यहाँ पर देखो ये जो ग्रुप बना NHC डबल बॉन्ड O, ये अभी आमीन नहीं रहा। अभी अभी जब NH C डबल बॉन्ड O ग्रुप के पास अटैच होगा उसको बोलते हैं अमाइड। क्या बोलते हैं? अमाइड। ठीक है, तो ये हो गया अमाइड। ओके, ये हो जाएगा अमाइड। इसका नाम हम कैसे लिखेंगे? एन अल्काइल अल्कानामाइड। जैसे कि एग्जांपल रिएक्शन ले लेते हैं, CH3 NH2 प्लस CH3 COCl पीरियडिन के प्रेजेंस में। तो ये बनेगा CH3 NH COCH3 प्लस HCl। समझ में आ रहा है? तो इसका एक हाइड्रोजन, इसका क्लोरीन कंबाइन होके HCl बनाएंगे एंड CH3 NH COCH3 बनेगा। तो देखो यहाँ पर मेन चेन में कौन रहेगा? ये वाला पार्ट मेन चेन में रहेगा। ठीक है, ये वाला पार्ट साइड चेन हो जाएगा। तो इसका नाम क्या होगा? एन मिथाइल। एक ही कार्बन है तो एन मिथाइल, दो कार्बन यहाँ पर इथानामाइड। समझ में आ गया? तो एन मिथाइल जो नाइट्रोजन में अटैच्ड है वो साइड चेन की तरह बिहेव करेगा। तो CH3 एन मिथाइल हो गया। तो यहाँ पर दो कार्बन है तो ये हो जाएगा इथान अमाइड। समझ में आ गया? तो इथानामाइड। तो यहाँ पर HCl बनेगा। ठीक है, अभी ये पीरियडिन हमने क्यों यूज किया? पीरियडिन हमने इसलिए यूज किया, जो पीरियडिन होता है वो एक टाइप का बेस होता है। ठीक है, तो ये जो बेस, ये एक एसिड होता है। ये एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमने बेस लिया पहले से ही, क्योंकि यहाँ पर जो रिएक्शन होगा यहाँ से HCl मिलेगा। जो HCl होता है वो रिएक्शन को क्या कर देता है? रिवर्सिबल कंडीशन में डाल देता है। मतलब जो एन इथाइल इथानामाइड हमको मिला था वो फिर से कन्वर्ट हो जाएगा अमीन एंड एसिड क्लोराइड में। तो ये रिएक्शन को स्टॉप करने के लिए हमने पहले से ले लिया है पिरिडिन। तो पिरिडिन क्या करता है? एसिड जो रिएक्शन में फॉर्म होता है उसी एसिड को न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करता है। तो ये पॉइंट तुम लिख सकते हो, पिरिडिन helps to neutralize HCl formed in this reaction. ओके, तो ये हो गया असाइलेशन। असाइलेशन किसके साथ? एसिड क्लोराइड के साथ। अमीन रिएक्ट करेगा एसिड एनहाइड्रेट के साथ। ले लेते हैं हमें अनिलीन। तो अनिलीन को रिएक्ट करेंगे एसिड एनहाइड्रेट CH3 COO COCH3। ये एसिड एनहाइड्रेट हो गया। यहाँ पर हम क्या देंगे? रिएक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या होगा? यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अटैच होगा ये वाला नाइट्रोजन के साथ। ये जो कार्बन अटैच होगा ये वाला नाइट्रोजन के साथ। तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा? NH C डबल बॉन्ड O CH3। तो यहाँ से जो हाइड्रोजन गया वो फॉर्म करेगा CH3 COOH। तो हमें इसका नाम क्या हो जाएगा? एन फिनाइल। देखो बेंजीन रिंग यहाँ पर साइड चेन है, एन फिनाइल इथानामाइड। एन फिनाइल इथानामाइड और ये हो जाएगा एसिटिक एसिड। ठीक है, तो जब हम अनहाइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें अमाइड मिलेगा, अमाइड मिलेगा, उसके साथ एसिटिक एसिड मिलेगा। तो उसके बाद देखेंगे ईस्टर के साथ CH3 CH2 NH2। ईस्टर हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O O CH3। ठीक है, तो ये क्या बनेगा? देखो यहाँ पर कहां से बॉन्ड टूटेगा?
यहां से, ठीक है। तो ये जो कार्बन जाएगा नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड करेगा एंड यहां से जो हाइड्रोजन आएगा ये ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड करेगा। तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा? हमें प्रोडक्ट मिलेगा CH3 CH2 NH C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस यहाँ पर CH3OH। तो CH3OH अल्कोहल, ये हो गया मिथानॉल। लेकिन ये वाला कंपाउंड को क्या बोलेंगे? एन इथाइल। एन इथाइल क्यों बोल रहे हैं हम? क्योंकि CH2CH3 है। एन इथाइल इथानामाइड। समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल सा रिएक्शन है। तुम्हें बस ये चीज ऑब्जर्व करना है, देखना है एक बार कि कहां से बॉन्ड टूट रहा है, किस पार्ट कहां से अटैच हो रहा है, बस इतना समझ जाओ, रिएक्शन पूरा खत्म। देखो ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है, कार्बोनाइल कार्बन हर वक्त जाके नाइट्रोजन के साथ अटैच होता है। कार्बोनाइल कार्बन जहां जो CO कंटेन करता है, तो वो वाला कार्बन नाइट्रोजन में अटैच होता है, नाइट्रोजन का एक हाइड्रोजन जाके ऑक्सीजन के पास अटैच होता है। बस इतना ही रिएक्शन होता है। यहाँ पर भी वही हुआ, कार्बोनाइल ग्रुप जाके नाइट्रोजन के साथ अटैच हो गया और नाइट्रोजन का जो हाइड्रोजन था वो जाके ऑक्सीजन में अटैच हो गया। तो अभी दोनों का बॉन्ड टूट गया, अभी नया कंपाउंड फॉर्म हो गया, ये वाला कंपाउंड मिलेगा, ये हमारा अमाइड है। ठीक है, समझ में आ गया? तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? आसाइलेशन। तो तुम्हें ये समझ में आ गया अभी तक कि असाइलेशन में एक ही टाइप का कंपाउंड फॉर्म होता है, वो अमाइड फॉर्म होता है। ठीक है, असाइलेशन करेंगे क्या हो जाएगा? अमाइड फॉर्म हो जाएगा। और इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जब हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कार्बल अमीन रिएक्शन। कार्बाइल अमीन रिएक्शन, ये रिएक्शन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्या? कि प्राइमरी अमीन को डिटेक्ट करने के लिए ये वाला रिएक्शन हम यूज करते हैं। सिर्फ प्राइमरी अमीन को डिटेक्ट करने के लिए, कोई भी कंपाउंड में अगर प्राइमरी अमीन है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए हम ये कार्बल अमीन रिएक्शन करते हैं। तो बेसिकली प्राइमरी अमीन को लिए होता है, लेट अस कंसीडर CH3NH2 इथान अमीन हम लेंगे, उसको साथ रिएक्ट करेंगे क्लोरोफॉर्म CHCl3 प्लस KOH। ठीक है, तो KOH के साथ रिएक्ट करेंगे 3KOH के साथ, तो क्या होगा? अभी कंबाइन होगा इसके साथ, तो ये हो जाएगा CH3NC। तो इसको बोलते हैं मिथाइल आइसोसियानाइड और नाइट्रिल भी बोलते हैं, सॉरी कार्बलामीन, कार्बाइल अमीन। ये जो कार्बलामीन यहाँ पर बना, ये है एक टाइप का स्मेल देता है, फाउल स्मेल। जो फाउल स्मेल से हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर कार्बलामीन फॉर्म हुआ है, तो ये डिटेक्ट करता है प्राइमरी अमीन वहां पर प्रेजेंट है। तो उसके साथ हमें मिल जाता है KCl प्लस H2। ठीक है, तो ये बाई प्रोडक्ट की तरह मिल जाता है, 3KCl मिलेगा एंड H2 कितना मिलेगा? 3H2 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हो इट हेल्प्स टू डिस्टिंग्विश बिटवीन, नहीं, डिस्टिंग्विश प्राइमरी अमीन। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे, रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड HNO2। ये कहां से फॉर्म होता है? ये फॉर्म होता है सोडियम नाइट्राइट के साथ HCl। तो ये दोनों को कंबाइन करेंगे तो यहाँ हमें मिलेगा नाइट्रस एसिड, इसको कभी कभी HONO भी लिखते हैं। ठीक है, तो ये नाइट्रस एसिड जब हमारा एलिफेटिक अमीन RNH2 के साथ रिएक्ट करेगा तो ये हमको देगा RN2 प्लस Cl माइनस, इसको बोलते हैं एलिफेटिक डायजोनियम क्लोराइड। डायजोनियम क्लोराइड। लेकिन ये बेसिकली क्या होता है? ये एक अनस्टेबल कंपाउंड होता है।
थोड़ा उसको हीट मिल जाएगा, बोल सकते हैं हाइड्रोलिसिस कर देंगे, तो ये हो जाएगा ROH प्लस N2 गैस प्लस HCl। ठीक है, तो अगर हम इसको हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो ये नाइट्रोजन गैस HCl होके निकल जाएगा, हमें मिल जाएगा अल्कोहल। तो ये एलिफेटिक के लिए ये वाला रिएक्शन अनस्टेबल होता है, लेकिन एरोमेटिक के लिए स्टेबल होता है। अगर एनिलीन के साथ ये वाला रिएक्शन करेंगे, क्या देंगे, नाइट्रस एसिड देंगे HNO2, ये टेम्परेचर होगा 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, लो टेम्परेचर में ये हमको देगा बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड N2 प्लस Cl माइनस, बेंजीन डाइआज़ोनियम क्लोराइड। और ये जो बेंजीन डाइआज़ोनियम क्लोराइड है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। यहां से हम बहुत सारे कंपाउंड बना सकते हैं, जैसे कि अगर बेंजीन डाइआज़ोनियम क्लोराइड को मैं Cu2 Cl2 दे दूं, तो क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। बहुत ही इजी रिएक्शन है। Cu2Br2 दे दो, अभी बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन। अभी उसको हम दे देंगे पोटेशियम आयोडाइड, तो ये हो जाएगा आइडोबेंजीन। अभी हम उसको दे देंगे HbF4, तो ये हो जाएगा फ्लोरोबेंजीन। अभी हम उसको दे देंगे वाटर, सिर्फ हाइड्रोलिसिस कर देंगे, तो बन जाएगा फिनॉल, ये हो जाएगा फिनॉल। अभी फिनॉल को हम अगर जिंक दे देते हैं, जिंक, तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा बेंजीन। तो ये बेंजीन डाइआज़ोनियम क्लोराइड बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। हम कोई भी कंपाउंड वहां से बना सकते हैं, ये एक टाइप का ब्रिज की तरह काम करता है। दो डिफरेंट कंपाउंड को कनेक्ट करने के लिए हम ये बेंजीन डाइआज़ोनियम क्लोराइड वाला ब्रिज यूज करते हैं कन्वर्सेशन के लिए। उसके बाद देखेंगे रिएक्शन विद बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। ये बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड कुछ ऐसा होता है, बेंजीन रिंग में S डबल बॉन्ड O Cl, इसको बोलते हैं बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, जिसको बोलते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट। ये वाला रिएजेंट हेल्प करता है टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन। तो बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से आता है, तो ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हिंसबर्ग रिएजेंट क्या करता है, हेल्प्स टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन। तो ये हमारा प्राइमरी अमीन। तो प्राइमरी अमीन NH2 होता है, तो ये H एक बाहर से रखता हूं, तो ये क्लोरीन हो गया, ये SO2, ये हमारा बेंजीन रिंग हो गया। तो यहां पर क्या होगा, इसका हाइड्रोजन, ये क्लोरीन कंबाइन होके HCl दे देंगे, तो ये रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट मिलेगा, RNH, ये वाला H थोड़ा बाहर रखता हूं, इसका इंपोर्टेंस मैं बताऊंगा, SO2 बेंजीन। तो ये वाला जो कंपाउंड फॉर्म हुआ, ये वाला कंपाउंड सॉल्युबल होता है इन वाटर। ठीक है, ये कंपाउंड क्या होता है, वाटर सॉल्युबल होता है। क्यों, क्योंकि ये कंपाउंड के पास एक हाइड्रोजन है जो एसिडिक हाइड्रोजन है। ये जो हाइड्रोजन है, ये हमारा एसिडिक हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। तो एसिडिक हाइड्रोजन की प्रेजेंस की वजह से इट इज सॉल्युबल इन वाटर। ऐसा क्यों होता है, ये ज्यादा एसिडिक कैसे बन गया, अभी हमने बोला था अनिलीन तो बेसिक होता है, लेकिन ये जो सल्फोनाइल ग्रुप है, बेंजीन सल्फोनाइल ग्रुप है,
तो ये बेंजीन सल्फोनाइल ग्रुप बेसिकली क्या करता है कि नाइट्रोजन के पास जो इलेक्ट्रॉन है उसको विथड्रॉ कर लेता है, ले लेता है उससे। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होता है। तो बेसिकली बेंजीन सल्फोनाइल ग्रुप एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है। तो इस इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी का डिक्रीज की वजह से ये एसिडिक जैसे बिहेव करता है। तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड इज मोर एसिडिक, सो इट इज सॉल्युबल इन वाटर। तो ये जो कंपाउंड हो जाएगा इसको बोलेंगे एन अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड। एन अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड। तो ये अल्काइल की जगह कोई भी ग्रुप ले सकते हो, जैसे कि CH3 हो गया तो मिथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड ऐसे नेमिंग होगा। तो उसके बाद हम देखेंगे सेकेंडरी अमीन को, आर एन एच आर। तो ये बेसिकली सेकेंडरी अमीन हो गया, दो अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है, इसको रिएक्ट करेंगे Cl SO2 बेंजीन नहीं। तो ये वाला रिएक्शन कैसे होगा, यहां से हाइड्रोजन यहां से क्लोरीन कंबाइन हो जाएगा, तो क्या प्रोडक्ट देगा हमको, तो प्रोडक्ट मिलेगा हमको आर एन आर सिंगल बॉन्ड एस ओ, ऐसे लिख सकते हैं एस डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ, ये वाला बेंजीन नहीं। देखो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा N, डाई अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड। तो सल्फर है इसके पास, तो इसलिए बोलते हैं सल्फोनामाइड। तो ये वाला जो कंपाउंड बनेगा इट इज नॉट सॉल्युबल, या बोल सकते हैं इनसॉल्युबल। जो सॉल्वेंट हमने लेंगे उस सॉल्वेंट में ये वाला सॉल्युबल नहीं रहेगा। सॉल्युबल नहीं रहेगा क्या होगा, सेपरेट होके प्रेसिपिटेट हो जाएगा। तो ये वाला सेपरेट होके प्रेसिपिटेट होगा तो हम क्या करेंगे, इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या, जो प्राइमरी अमीन है वो डिसॉल्व हो गया सॉल्यूशन में, कंप्लीटली सॉल्युबल सॉल्यूशन देगा। अभी सेकेंडरी अमीन इनसॉल्युबल सॉल्यूशन देगा, तो यहाँ पर एक प्रेसिपिटेट मिलेगा हमको, बेसिकली ये एक टाइप का प्रेसिपिटेट बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम टॉर्सरी अमीन देखेंगे तो ये आर एन आर आर, ये हो गया टॉर्सरी अमीन। उसके साथ रिएक्ट करेंगे Cl S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O बेंजीन, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। यहां पर नो रिएक्शन, तो क्या होगा, कोई रिएक्शन नहीं होगा। तो इसका मतलब ये टॉर्सरी अमीन इसके साथ रिएक्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि अभी नाइट्रोजन के पास कोई हाइड्रोजन तो नहीं है, तो कभी हाइड्रोजन यहां पर नहीं होगा तो ये वाला रिएक्शन नहीं हो सकता। Since toxyramine does not contain any hydrogen atom, so it will not react with sulfonyl chloride, benzene sulfonyl chloride। ठीक है, तो ऐसे हम लिख सकते हैं प्राइमरी अमीन देगा soluble product, सेकेंडरी अमीन देगा insoluble product, टॉर्सरी अमीन ये देगा नो रिएक्शन। तो इसी तरह किसके साथ करेगा ये, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ। तो इसके साथ अगर हम प्राइमरी अमीन को रिएक्ट करेंगे तो सॉल्युबल प्रोडक्ट मिलेगा, सेकेंडरी अमीन इनसॉल्युबल देगा, टॉर्सरी अमीन नो रिएक्शन करेगा। तो इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं प्राइमरी सेकेंडरी एंड टॉर्सरी अमीन को एक दूसरे से, ठीक है। तो ये वाला रिएक्शन समझ में आ गया, यस और नो। कोई भी डाउट है तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताओ। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो पहले हम देखेंगे ब्रोमिनेशन। तो ब्रोमिनेशन में क्या होता है,
हमारे पास अनिलिन होगा तो हम इसको क्या देंगे, ब्रोमीन देंगे, Br2 दे देंगे। तो ये क्या बनाएगा, 3 ब्रोमीन का मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देगा। तो मतलब ऑर्थो एंड पारा पोजीशन में 3 ब्रोमीन अटैच्ड हो जाएगा। इसका नाम हो जाएगा 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। तो ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट नहीं देगा नॉर्मल कंडीशन में। अगर हम सिर्फ उसको ब्रोमीन दे देते हैं तो ये कभी भी मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट नहीं देगा, ये ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देगा। 3 पोजीशन में ब्रोमीन अटैच्ड हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो अनिलीन होता है, ये हो गया हमारा अनिलीन, ये अनिलीन होता है, ये अनिलीन इज हाईली रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्यों, क्योंकि इसके पास जो लोन पेयर है ये डोनेट करता है, तो ऑर्थो एंड पारा पोजीशन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत इंक्रीज हो जाता है, तो इसलिए ये हाईली रिएक्टिव। तो उसका रिएक्टिविटी को कम करने के लिए अगर हमें मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट चाहिए, एक ही ब्रोमीन ग्रुप में अटैच करना है, ये बेंजीन रिंग में अगर मैं एक ब्रोमीन अटैच करना चाहूंगा तो क्या करूंगा, अभी ये जो अनिलीन है उसका रिएक्टिविटी को कम करेंगे। कैसे कम करेंगे, उसको बना देंगे आसाइलेशन रिएक्शन। पहले हम अनिलीन लेंगे, अनिलीन उसको दे देंगे, क्या देंगे, एसिड क्लोराइड, याद आ रहा है, CH3COCl। तो क्या बनेगा, इसका एक हाइड्रोजन इसका क्लोरीन होके निकल जाएगा HCl। तो हमें पहले आसाइलेटेड प्रोडक्ट मिलेगा NH C डबल बॉन्ड O CH3, ये अमाइड मिलेगा। इसका नाम मैंने बताया था एन फिनाइल इथानामाइड, ठीक है, एन फिनाइल फिनाइल इथानामाइड। अभी ये एन फिनाइल इथानामाइड को हम ब्रोमीन देंगे तो क्या बनेगा, पारा पोजीशन में या ऑर्थो पोजीशन में ब्रोमीन अटैच हो सकता है, लेकिन हमारा जो मेजर प्रोडक्ट होगा यहाँ पर पारा ही होगा। तो ये हो जाएगा पारा पोजीशन में ब्रोमीन अटैच होगा, और ये जो प्रोडक्ट है मेजर है, तो माइनर बन सकता है ऑर्थो पोजीशन में। अभी क्या करेंगे, उसको एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे। तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो ये निकल जाएगा, सॉरी यहाँ पर NH होगा, तो ये NH2 हो जाएगा। ये ब्रोमीन हो गया, तो ये हो जाएगा पारा ब्रोमो एनिलीन। तो ये जो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट हमने बनाया था, सॉरी ये जो असाइलेटेड प्रोडक्ट हमने बनाया था, सिर्फ उसको वाटर दे देंगे तो निकल जाएगा। ये जो असाइल ग्रुप था, सेम एसिड क्लोराइड ग्रुप था, ये एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे तो पूरा निकल जाएगा, हमें अनिलीन दे देगा, पारा ब्रोमो अनिलीन ये हो जाएगा। तो मोनोसब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट सिंपली हमें नहीं मिलेगा, उसको पहले असाइलेशन करना पड़ता है, उसके बाद ब्रोमिनेशन करेंगे तो मोनोसब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगा। फिर देखेंगे नाइट्रेशन। तो अनिलीन को अगर हम डायरेक्टली कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड देते हैं, नाइट्रेशन में रिएजेंट क्या होता है, हर वक्त रिएजेंट होता है हमारा नाइट्रिक एसिड उसके साथ सल्फ्यूरिक एसिड, ये दो होता है हमारा रिएजेंट। अगर नाइट्रिक एसिड के साथ हम सल्फ्यूरिक एसिड दे देते हैं तो क्या मिलता है हमको, एक एक प्रोडक्ट नहीं मिलता, हमको एक मिक्सचर प्रोडक्ट मिलता है। पहले होता है पारा प्रोडक्ट, पारा पोजीशन में NO2 लगता है जिसका परसेंटेज है 51%, इसको बोलते हैं पारा नाइट्रो एनिलीन। ये अराउंड हमें मिलता है 51%। उसके बाद मिलता है मेटा, जो इसका नाम है मेटा नाइट्रो एनिलीन, जो मिलता है हमारा अराउंड 47%। उसके बाद ऑर्थो प्रोडक्ट में मिलता है NH2 NO2। तो जो ऑर्थो प्रोडक्ट मिलता है ये ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन, और ये हमें मिलता है 2% में, ठीक है। तो ये एक टाइप का एक्सेप्शन दिखाई देता है,
जनरली जो NH2 ग्रुप है, अमीन ग्रुप है, जब ये बेंजीन में अटैच्ड होता है, ये जनरल देता है ऑर्थो एंड para प्रोडक्ट। लेकिन यहाँ पर मेटा प्रोडक्ट वो भी इतना लार्ज क्वांटिटी में कैसे आ गया? ये क्वेश्चन हर वक्त एग्जाम में आता है कि मेटा प्रोडक्ट हम क्यों मिलता है। देखो, ये एनिलीन हमको पता है एक टाइप का बेस है, ठीक है। अगर ये बेस को हम एक एसिड देंगे तो क्या होता है, वो एक सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, वो होता है एनिलीनियम आयन, ठीक है। एनिलीनियम आयन एक मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, इसीलिए हमको मेटा प्रोडक्ट मिलता है। तो क्वेश्चन का आंसर ये होगा, इन प्रेजेंस ऑफ strong acid aniline converted into anilinium ion, which is a meta directing, so that meta product are formed in nitrogen। तो अनिलीन एक बेस होता है, एसिड के प्रेजेंस में वो अनिलीनियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है। तो अनिलीनियम आयन बेसिकली मेटा डिटेक्टिंग होता है। अनिलीनियम आयन कैसे दिखता है हमको, इस टाइप का मैंने दिखाया था। अनिलीनियम आयन NH3 प्लस, ये होता है अनिलीनियम आयन। तो ये जो NH3 प्लस होता है, ये मेटा डिटेक्टिंग होता है, ठीक है। तो इसीलिए हमको मेटा प्रोडक्ट मिलता है। अगर हमें एक सिंगल मोनोसब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट चाहिए, एक ही नाइट्रो ग्रुप चाहिए, वो एक ही कंपाउंड हमें चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, इसी तरह उसका रिएक्टिविटी को डिक्रीज करना पड़ेगा। तो पहले क्या करना पड़ेगा, नाइट्रेशन करने से पहले हम उसको असाइलेशन करेंगे। तो अनिलीन लेंगे, फिर एसिड क्लोराइड दे देंगे, पिरिडीन, उसके साथ CH3COCl, तो ये बन जाएगा NH C+O ये अमाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी अमाइड को हम देंगे कंसेंट्रेटेड HNO3 प्लस सल्फ्रिक एसिड, तभी हमें हमें मिलेगा पारा प्रोडक्ट। क्या मिलेगा, NHC+O हमें मिलेगा प्रोडक्ट, पारा प्रोडक्ट। तो पारा पोजीशन में बैठेगा। तभी इसको हाइड्रोलिसिस कर दूंगा, HCO प्लस। तो हाइड्रोलिसिस कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, NH2NO2। तो ये हो जाएगा हमारा पारा नाइट्रो एनिलीन, ठीक है। तो नाइट्रो जो पारा पोजीशन में अटैच होगा, ये हर वक्त मेजर प्रोडक्ट होगा। तो ये जो कंपाउंड मिलेगा हमको बोलेंगे एन फिनाइल, ठीक है। तो एनिलीन को एक मोनोसब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट देने के लिए हमें पहले उसको असाइलेशन करना पड़ेगा, उसके बाद नाइट्रेशन करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद देखेंगे सॉल्फोनेशन। तो सॉल्फोनेशन जैसे कि तुम्हें पता है, सल्फ्यूरिक एसिड देना पड़ता है H2SO4। देखो, हमारा एनिलीन एक टाइप का बेस है, अगर हम उसको सल्फ्यूरिक एसिड देंगे तो क्या बनाएगा, वो सॉल्ट बनाएगा। तो पहले लेंगे हम एनिलीन, उसके बाद देंगे सल्फ्यूरिक एसिड। जैसे कि मैंने बताया था कि ये एक एसिड है, ये एक बेस है, तो एसिड बेस मिलके क्या बनाता है, सॉल्ट। तो ये हो जाएगा NH3 प्लस HSO4 माइनस, इसका नाम हो जाएगा एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फाइड। अभी इसको अगर हम 453 केल्विन से 483 केल्विन तक हीट करेंगे, तो ये हो जाएगा NH2 SO3H। तो यहां पर एक वाटर रिमूव होगा, ये सल्फोनिलिक एसिड देगा। ये क्या हो जाएगा, सल्फोनिलिक
तो सल्फोनिलिक एसिड देखो, ये ग्रुप है जो एसिड है, ये ग्रुप है जो बेस है। तो एक एसिड ग्रुप अगर एक बेस ग्रुप के साथ अटैच्ड होगा तो क्या होगा, तो ये एसिड H+ देगा एंड जो बेस है वो H+ एक्सेप्ट करेगा, तो हमें क्या मिलेगा, NH3 प्लस SO3 माइनस, इसको बोलते हैं ज़्यूटरैन। ठीक है, तो ज़्यूटरैन कहां पर मिलता है, सल्फोनेशन करेंगे तो ये एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फाइड देगा, उसको अगर हीट करेंगे वाटर रिमूव होके बनेगा सल्फोनिलिक एसिड। तो सल्फोनिलिक एसिड H+ देके ज़्यूटरैन फॉर्म करता है। तो ये जो SO3 ग्रुप है ये H+ देता है एंड जो NH2 ग्रुप है H+ एक्सेप्ट करके ज़्यूटरैन बनाता है। तो ये क्लियर हो गया। ठीक है, तो उसके बाद हम देखेंगे फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और एसाइलेशन रिएक्शन। तो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन एसाइलेशन एनिलीन नहीं दिखाता, क्यों, क्योंकि जो एनिलीन होता है ये एक टाइप का बेस होता है। ठीक है, ये हमें पता है, एनिलीन इज ए बेस क्योंकि उसके पास लोन पेयर है। तो उसके साथ हम फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन करते हैं तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में एक अल्काइल हैलाइड लेते हैं इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। तो ये जो एनिलीन है ये एक बेस है और ये जो कैटालिस्ट ये क्या है, एक कैटालिस्ट है। तो ये कैटालिस्ट एक लुईस एसिड है या बोल सकते हैं एसिड है। तो ये वाला लोन पेयर ये एक्सेप्ट कर लेता है, तो क्या बनाता है, ये बनाएगा NH2 प्लस AlCl3। तो कुछ इस टाइप का कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ये एसिड हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, तो ये एक टाइप का कॉम्प्लेक्स बनाएगा AlCl माइनस। तो ये जो कॉम्प्लेक्स बनेगा, ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा तो यहाँ पर अल्काइल हैलाइड रिएक्ट ही नहीं करेगा। तो इसीलिए हमारा एनिलीन में फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन या एसाइलेशन रिएक्शन नहीं होता, क्योंकि वहां पर रिएक्शन में हम क्या यूज करते हैं, AlCl3 एसिड यूज करते हैं जो डायरेक्टली रिएक्ट कर जाता है हमारा बेस के साथ। ठीक है, तो वही चीज लिख सकते हैं, aniline does not show Friedel Crafts reaction because aniline directly react with catalyst AlCl3 to form a salt। ठीक है, तो यहां तक हमने पूरा अमीन का चैप्टर कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अभी भी किसका कोई डाउट है तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अभी से अच्छे से प्रिपरेशन करो, एग्जाम पास में ही है। सो थैंक यू एवरीबॉडी एंड हैव ए गुड डे।